तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। क्या क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना क्या है पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे और वाक्य रचना क्या है पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें पता है वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। वर्ण क्या है? स्वर व्यंजन का, ख, ग, घ, आ, ई, उ, ये क्या है? वर्ण हो गए। फिर शब्द क्या है? क, ख, ग, घ से का प्लस म प्लस ला इक्वल टू कमल, ये क्या हो गया? शब्द। फिर कमल तोड़ रही है, सीता कमल तोड़ रही है, मैं कमल तोड़ रहा हूँ, वो क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन है, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, कुछ भी बोलिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में प्रयत्न होता है, अक्षर कहलाता है। कैसे? एक ही बार में जो बोलते क ख, वह क्या है? अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मैंने बताया ना, क म ल, कमल, ये क्या हो गया? अक्षर मिलके क्या हो गए? शब्द बना दिए। ठीक है। तो क्या है? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। तो कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में क्या होता है? चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जाता है, वो क्या कहलाती है? कुर्सी। तो रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, एक अर्थ विशेष वस्तु या वस्तु, किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। ठीक है। फिर है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को योग से बने हो, वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को योग से बने हो, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक मतलब जोड़। ठीक है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। समझ में आ गया? फिर है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? क्या है? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं। योग एक शब्द, जैसे बोला था कि दो शब्दों के योग से बने रहते हैं। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। ठीक है। मिलके दो शब्दों से मिलके बने हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? कोई तीसरा शब्द ही बनता है। उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़। और वो निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ बोलते हैं चारपाई। चारपाई आपको पता है, जो खटिया होती है गांव में होती है। तो चारपाई अर्थात चार है पाए, जिसके पाए मतलब पैर। तो यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय या कुर्सी से। समझ में आ गया? तो इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ है और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। समझ में आ गया? फिर है समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो क्या है समास रूढ़ शब्द? समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है। समासिक शब्दों में क्या हो गया? कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समास रूढ़ शब्द। जैसे क्या हो गया? दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है? 10 मुख वाला। पर यह शब्द किसके लिए है? केवल एक ही व्यक्ति के लिए। किसके लिए है? रावण। 10 है मुख जिसके, तो रावण। ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। समास में हमने पढ़ा है, पीला है अंबर जिसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है।
तो ये क्या हो गया, समास रूढ़ शब्द। फिर तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्या है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में दूसरे रहते हैं, हिंदी में दूसरे आते हैं, संस्कृत में दूसरे आ जाते हैं, सबका मीनिंग चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, तत्सम, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, मतलब एज इट इज आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि, ये एग्जाम्पल दिए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत से आए हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत, यह जिसे क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये है, आपको पता है। तो देखिए, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, टोप, कागज आदि। और कुछ तो ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन और त्रासदी आदि। ठीक है, अब है देशी शब्द किसे कहते हैं? देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देसा शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। समझ में आ गया? फिर संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। क्या होता है? दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता, जांच हो गया हिंदी, और कर्ता क्या हो गया संस्कृत। तो दो भाषाओं का, हिंदी या अंग्रेजी दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, तो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया? फिर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। कैसे? देखिए, शब्द के निम्नलिखित कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। देखिए, शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हो गए? 8। ठीक है, तो उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसमें 4 विकारी शब्द हैं और 4 क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द क्या है? हम जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अविकारी शब्द क्या है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया? तो शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय क्या है? देखिए, हम पहले करेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपको पता है और प्रत्यय भी पता है। तो उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के क्या आरंभ में, कहाँ? शब्द के आरंभ में, बिगनिंग में लगकर उनके अर्थ में क्या करते हैं? विशेषता लाते हैं, तो अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे है क्रम है, परा लगा दिया तो पराक्रम। जय है, परा लगा दिया पराजय। भाव है, परा लगा दिया पराभव। धीन है, पराधीन। भूत, पराभूत। समझ में आ गया? उपसर्ग के कार्य क्या है? देखिए, उपसर्ग के कार्य क्या है? उपसर्ग के कार्य है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते। उपसर्ग, समझ गए? शब्द जो होता है, जैसे जय, पराजय हो गया, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते पाते। ठीक है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। जो मूल अर्थ होता है, मूल जैसे जय हो गया, परा लगा दिए पराजय। जय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। तो
तो क्या करते हैं, ये शब्द के अर्थ में तो अंतर नहीं लाते, पर शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, अपोजिट हो जाता है, और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग का ये कार्य है, उपसर्ग की विशेषता है। समझ में आ गया? अब देखिए शब्द भेद एक दृष्टि में कैसा है। हम यहाँ क्या देखेंगे, शब्द भेद एक दृष्टि में, ठीक है। शब्द भेद कैसे, शब्द भेद एक दृष्टि में, तो शब्दों के भेद देखिए सार्थक दृष्टि से और निरर्थक दृष्टि से। कैसे? सार्थक से क्या होता है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। शब्द भेद सार्थक और निरर्थक, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या है, पहला रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 4 है, मैंने बताया, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी और संकर, ठीक है। और अर्थ के आधार पर है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विवरार्थी। एकार्थी से तो क्या हो गया, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विवरार्थी, ठीक है। अब हो गया यौगिक या रचना के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक के आधार पर उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से और शब्दों के योग समास विधि से, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ के आधार पर ये था एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विवरार्थी। फिर है निरर्थक, ये सार्थक के हो गए। निरर्थक में क्या है, विकार के आधार पर, ये था रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और निरर्थक क्या है, विकार के आधार पर। तो विकारी शब्द होता है पहला और दूसरा अविकारी, ठीक है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समझ में आया? अब देखिए उपसर्गों की संख्या देखते हैं अपन। क्या देखते हैं, उपसर्गों की संख्या। उपसर्गों की संख्या, तो उपसर्गों की संख्या, संस्कृत उपसर्ग कितने, 19। अति, अधि, अनु, अति, बाहुल्य, अधिक, अति, अधिक, ऊपर, अनु, साथ, अप, दूर, अभी, और, अब, दूर या नीचे, आ, तक, काम, इधर, उत, उद, ऊपर, उन्नति, अप, दु, नी, निह, परा, परि, प्र, पति, वि, सम, सु, ठीक है। ये क्या है, उपसर्ग। और हिंदी उपसर्ग देखिए, हिंदी उपसर्ग कितने हैं, 10। तो क्या क्या है, अ, अद, उन, औ, दू, नी, दिन, भर, उ, शु, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, विशेष टिप्पणी दी है क्या, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 90 और 10 में उ एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों के अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। समझ में आया? और उर्दू उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत उपसर्ग 19 हो गए, हिंदी उपसर्ग 10 हो गए और उर्दू उपसर्ग कितने हो गए, 19। ये भी, ये कौन से हैं, अल, एन, कम, खुश, गैर, बर, ना, किल, बा, बद, बर, बा, बिल, बिला, बिला, बे, ल, सर, बे, ला, सर, हम, हर। और ये क्या, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी के लिए लिए गए हैं। ये संख्या में कितने हैं, 19 है, 19। समझ में आ गया?
अब प्रत्यय, उपसर्ग के बाद अब हम क्या देखेंगे, प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की व्युत्पत्ति किससे हुई है, प्रति प्लस आ। प्रत्यय अर्थात जो बाद में होता है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय क्या बाद में। चलने या लगने वाला जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट अगर प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनता है, लिखावट। समझ में आया। प्रत्यय के नियम क्या है, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं और प्रत्यय का विधान क्या होता है, धातु से होता है। समझ में आया। प्रत्यय से जैसे सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय क्या, प्रत्यय, प्रत्यय दो, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, कृतवाचक, तद्धित उनवाचक, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, भाववाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित और स्त्रीवाचक तद्धित। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या है, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत और कृतवाचक कृदंती विशेषण। समझ में आ गया। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, पुनर्विलोकन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या वो देखिए कैसे रिवीजन कर रहे हैं हम। स्वरयुक्त व्यंजन क्या है, अक्षर है। ठीक है, और निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, पता है, शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं, 8 हमने पढ़ा। ठीक है, किताब घर कैसा शब्द है, संघ का शब्द है, जो किताब और घर दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो क्या है, संघ का शब्द। तहसीलदार कैसा शब्द है, ये भी संघ का शब्द है। खन खन कैसा शब्द है, खन खन हो गया ध्वन्यात्मक शब्द है ना, ध्वनि आ रही, खन खन। समझ में आया। अब देखिए रिक्शा संबंधित, रिक्शा संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है, रिक्शा जापानी भाषा। ठीक है, बेगम दरोगा व चाकू संबंधित है तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है, हिम प्लस आलय यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है, सम्मासूर, पता है। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, उपसर्ग जो पद पहले लगता है, तो अति और निर। अति प्लस यंत, अंत, अत्यंत और निर प्लस वाह, निर्वाह, उपसर्ग। ठीक है, अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, तो अधि और उन। ठीक है, उपसर्गों की संख्या कितनी है, 3। संस्कृत उपसर्ग कितने हैं, 19 हमने देखा, और हिंदी उपसर्ग है 10 और उर्दू उपसर्ग है 19 हमने ऊपर पढ़ाई। फिर अनुपसर्ग का अर्थ होता है बाद में, पीछे या साथ। सुपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। ठीक है, कुपुत्र, सुपुत्र, सु का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, कुमार, सुमार। ठीक है, कु का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। बा संबंधित है, बा संबंधित किससे है, उर्दू उपसर्ग से, और अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। ठीक है ना, लुटेरा और क्या, लुटेरा और ठकुराइन, लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है एरा और आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो कृतवाचक वाचक कृदंत कहलाता है। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जिसमें समता का बोध हो वो सादृश्यवाचक तद्धित कहलाते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम है आदि प्रत्यय, व्युत्पत्तिमूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय।
फिर देखो प्रश्नात्मक प्रत्यय बचपन, गर्मी, बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, भाववाचक तद्धित। मानव, दानव, यादव ये क्या है? अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़का क्या है? कृतवाचक प्रत्यय है। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसार, रुचि क्या है? कृतवाचक प्रत्यय है। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज और पोष। ठीक है, मिलनसार, बाज और पोष। ठीक है, अर्थानुसार वाक्य है 8। कितने हैं? 8। और जिस वाक्य में किसी वाक्य का होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? विधनार्थक वाक्य। और जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य है! यह कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, अब वाक्य के प्रमुख खंड कितने हैं? 2, उपदेश और विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद कितने हैं? 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिश्रित वाक्य का कल हम पढ़ेंगे वाक्य, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, तो वाक्य के कितने खंड हैं? 3 है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है ना? तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य। तब तक के लिए थैंक यू।